नमस्कार, मैं शिव सागर सक्सेना एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब सक्सेस सागर पर। आपने इससे पहले डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के गणित शिक्षण शास्त्र का पहला लेक्चर देखा, जिसके अंतर्गत हमने बात की गणित क्या होता है और हम उसे क्यों पढ़ते हैं। इसके अलावा उसमें हमने देखा शिक्षण विधि क्या होती है। तो शिक्षण विधि की हमने एक बहुत मोटी सी डेफिनेशन देखी। कक्ष में अध्यापक और बालकों द्वारा जितने भी क्रियाकलाप किए जाते हैं उनको संयुक्त रूप से शिक्षण विधि कहते हैं। आइए इस लेक्चर में आगे की ओर बढ़ते हैं। इस लेक्चर का टाइटल है गणित शिक्षण की विधियां। तो गणित शिक्षण की विधियों की अगर बात करें, अगर हम कॉमनली इसको शिक्षण विधियां ही कहें तो भी उपयुक्त रहेगा, लेकिन चूंकि हम जो सब्जेक्ट है इसका टाइटल है गणित शिक्षण शास्त्र, इसलिए हम इसके साथ गणित को जोड़े दे रहे हैं। तो यहाँ टॉपिक आपका है गणित शिक्षण की विधियां। गणित शिक्षण की विधियों की बात करें तो मोटे रूप से दो तरह की होती हैं। पहली शिक्षण विधियां वो जिनको हम परंपरागत या शिक्षक केंद्रित गतिविधियां कहते हैं। शिक्षक केंद्रित गतिविधियां कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहेंगे टीचर सेंटर्ड मेथड्स, या आप कह सकते हैं इनको परंपरागत की अगर बात करें तो ट्रेडिशनल कह सकते हैं इनको, ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स। इसके अलावा दूसरा हम कहते हैं नवीन या बाल केंद्रित शिक्षण विधि। बाल केंद्रित शिक्षण विधियां, इनको नई या चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग मेथड्स कहते हैं। तो टॉपिक हमारा है गणित शिक्षण की विधियां, और गणित शिक्षण की विधियों से पहले हमने लेक्चर में जाना शिक्षण विधि क्या होती है, जिसके अंतर्गत हम ये समझ चुके हैं कि कक्ष में अध्यापक और बालकों द्वारा जो भी क्रियाकलाप किए जाते हैं उनको संयुक्त रूप से हम शिक्षण विधियां कहते हैं। और ये दो प्रकार की होती हैं, परंपरागत अर्थात शिक्षक केंद्रित गतिविधियां, टीचर सेंटर्ड मेथड्स। इसके अलावा नवीन नए अथवा बाल केंद्रित शिक्षण विधियां, चाइल्ड सेंटर टीचिंग मेथड्स। देखिएगा किसी जमाने में शिक्षा का केंद्र बिंदु शिक्षक को समझा जाता था। ये समझा जाता था कि टीचर है जो भी कुछ है, जो कुछ महत्व है वो टीचर का ही है, और सभी गतिविधियों का केंद्र बिंदु टीचर हुआ करता था। बालक उसमें एक सेकेंडरी ऑब्जेक्ट हुआ करता था। लेकिन जब से नए टीचिंग स्टैंडर्ड शुरू हुए, टीचिंग के नए तरीके शुरू हुए, बाल मनोवैज्ञानिकों ने यह जाना कि टीचिंग का मतलब सिर्फ बालक के दिमाग में कुछ सूचनाएं भर देना नहीं है। तब से कुछ नई टीचिंग टेक्निक्स अर्थात शिक्षण विधियों का जन्म हुआ, जिनको हम बाल केंद्रित शिक्षण विधियों के नाम से जानते हैं। और जहां एक और पहले जो शिक्षक केंद्रित गतिविधियां थी उनमें पूरी गतिविधियों का केंद्र शिक्षक हुआ करता था, बाद में धीरे धीरे ये सब चेंज हुआ। और आज के जमाने में आप देखते हैं कि शिक्षा में जितनी भी शिक्षण गतिविधियां कक्ष में होती हैं उन सबका केंद्र बिंदु कौन होता है? बालक होता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियों के बारे में बात करेंगे। टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड्स, इसकी अगर हम बात करें तो उसकी विशेषताओं में अगर हम बात करें तो पहली विशेषता होगी कि समस्त गतिविधियों का केंद्र बिंदु, समस्त गतिविधियों का जो केंद्र बिंदु है वो कौन होता है? अध्यापक। यानी कक्ष में जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं उन सबके सेंटर में कौन होगा? अध्यापक होगा। इसका मतलब होगा कि अध्यापक अधिकतर समय क्या होगा? सक्रिय होगा, जबकि बालक अर्थात छात्र छात्राएं अधिकतर समय क्या होंगे? वो निष्क्रिय होंगे। क्योंकि गतिविधि के नाम से पता है शिक्षक केंद्रित गतिविधि, तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि सभी गतिविधियों का केंद्र बिंदु कौन होगा? अध्यापक। अधिकतर समय अध्यापक एक्टिव होगा और बालक इनएक्टिव होगा। तीसरा पॉइंट ये होगा, इस विधि का सबसे बड़ा ड्रॉबैक होगा बालक की सृजनशीलता। सृजनशीलता मतलब जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्रिएटिविटी का विकास नहीं होगा, विकास नहीं होगा। बालक
चूंकि पूरे समय बालक लगभग निष्क्रिय है, तो बालक अपनी ओर से कुछ भी नया करने का प्रयास नहीं करेगा। बालक सिर्फ कॉपी करने का प्रयास करेगा, जो उसका टीचर कहेगा उसे कॉपी करने का प्रयास करेगा। इसीलिए बालक की क्रिएटिविटी का कोई डेवलपमेंट इसमें नहीं होगा। इसका चौथा विशेषता होगी, अगर हम विशेषता कहें, चूंकि विशेषताएं पूछेगा तो हमें विशेषताएं कहनी पड़ेंगी, लेकिन अगर हम पूरा दोनों को एनालिसिस करें, बाल केंद्र शिक्षक केंद्र गतिविधियों को, तो हम पाएंगे कि ये विशेषताएं नहीं है, ये इसकी नकारात्मकताएं हैं, जहां बालक को खुद करके न सीखने के अवसर भी नहीं मिलते हैं। तो बालक को करके सीखने के अवसर प्रदान नहीं होते, करके सीखने के अवसर प्रदान नहीं होते, क्योंकि बालक जब एक्टिव ही नहीं होगा तो करके सीखेगा क्या, बालक की क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट नहीं होगा। इसके अलावा अगला पॉइंट क्या होगा कि बालक क्या कोशिश करेगा, रटंत्र प्रणाली को अपनाने की कोशिश करेगा, रटंत्र प्रणाली को अपनाने की कोशिश करेगा। जब बालक खुद करके नहीं सीखेगा, केवल और केवल सभी क्रियाओं का जो सेंटर पॉइंट होगा वो टीचर होगा, तो बालक क्या करेगा, बालक चीजों को रटने की कोशिश करेगा। तो ये शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियों के कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने चाहिए। अगर आपके एग्जामिनेशन में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है तो इसके अंदर लिख सकते हैं कि समस्त गतिविधियों केंद्र शिक्षक होता है, जो भी गतिविधियां होती हैं उस समय टीचर एक्टिव रहता है, बच्चे इनएक्टिव रहते हैं। इस तरह से इन 4-5 बिंदुओं पे अगर आप 2-2 लाइन लिख देंगे तो आपको एक अच्छा आंसर बन जाएगा। तो हम इस टाइटल इस टॉपिक में इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं कि शिक्षण विधियां कितने प्रकार की होती है। तो मैंने बताया शिक्षण विधियां 2 प्रकार की, पहला शिक्षक केंद्रित विधियां शिक्षण विधियां, दूसरी बाल केंद्रित। तो हम पहले सेक्शन में हैं अभी शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियां, और शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियों की ये सब आपके कुछ विशेषताएं कहें या नकारात्मक बिंदु कहें। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि शिक्षक विधियों के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, कौन कौन सी विधियों को शिक्षक केंद्रित विधि कहा जाता है, कौन कौन सी शिक्षण विधियों को शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि कहा जाता है। तो सबसे पहली विधि जो है वो है आपकी पॉइंट वेट एग्जाम्पल शिक्षक केंद्रित गतिविधियों के, शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियों के उदाहरण। कौन कौन सी विधियां होती हैं जो कैसी होती है, शिक्षक केंद्रित होती हैं। तो पहली विधि जो आपकी है वो है पाठ्य पुस्तक विधि। देखिए मार्कर में ही तो नहीं है, रेड मार्कर इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, चलिए मैं चीज इस्तेमाल करता हूँ। पहला है आपका पाठ्य पुस्तक विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, दैट इज टेक्स्ट बुक मेथड। ये विधि क्या है आपकी पाठ्य पुस्तक विधि। यहाँ क्या करता है, टीचर क्लास में आता है और पाठ्य पुस्तक बच्चों के हाथ में होती है, टीचर के हाथ में होती है, टीचर पाठ्य पुस्तक को पढ़ना प्रारंभ कर देता है, बीच बीच में कुछ ना कुछ अर्थ बताता जाता है, इस तरह से आपका टीचिंग पूरी हो जाती है। तो ये विधि क्या कहलाती है, पाठ्य पुस्तक विधि कहलाती है। और आप देख रहे हैं इसमें कि बच्चे के हाथ में बुक है, टीचर के हाथ में बुक है, टीचर ने पढ़ना शुरू किया, उसके बारे में बताना शुरू करा और चैप्टर समाप्त। इसमें ज्यादातर समय टीचर एक्टिव रहा और बच्चे इनएक्टिव रहे। तो पहली विधि आपकी कौन सी, पाठ्य पुस्तक विधि। दूसरी विधि होती है आपकी व्याख्यान कौशल, व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि इंग्लिश में कहते हैं लेक्चर, लेक्चर मेथड। व्याख्यान विधि में क्या होगा कि टीचर आएगा और लेक्चर देगा, और लेक्चर देने के बाद वो चला जाएगा। यहाँ पे सारे टाइम टीचर ही एक्टिव रहने वाला है। अगला आपका है विधि प्रयोग प्रदर्शन विधि, प्रयोग प्रदर्शन विधि, इंग्लिश में कहेंगे इसको एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। यानी कि कक्षा कक्ष में टीचर आएगा, मान लीजिए साइंस का टीचर है और वो किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट है करके दिखाना चाहता है, तो क्या करेगा, करके दिखाएगा और बच्चों को बताएगा ये ऐसे होता है, आप कर लीजिएगा, चला जाएगा वो। तो ये कहेंगे प्रयोग प्रदर्शन विधि। इससे पहले लेक्चर में आपको याद होगा मैंने बताया था मैं करूं, हम करें और तुम करो। ये एक तरीका था, लेकिन ये तरीका कहाँ था, जहां पर शिक्षण विधि कैसी थी, बाल केंद्रित थी। अब इसको इसी से कनेक्ट करते हैं कि मान लीजिए टीचर आया, उसने किसी भी टॉपिक पे कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है,
उसने एक्सप्लेन करके दिखाया और चला गया। ये किसकी विशेषता हो गई? शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियों की एग्जाम्पल और विशेषता भी है। लेकिन हम अगर इसी विधि को बाल केंद्रित करना चाहें तो कैसे होगी ये, कि पहले टीचर खुद करके दिखाएगा, फिर बच्चों के साथ साथ करेगा। पहले बच्चे टीचर करते हुए देखेंगे, फिर टीचर खुद बच्चों के साथ करेगा, यानी कि हम करें, टीचर करें और बच्चे करें, हम करें। उसके बाद टीचर को ये समझ में आ जाएगा कि मैं करके दिखा चुका हूं, मैं इनके साथ भी कर चुका हूं, अब ये बच्चे खुद कर सकते हैं, तुम करो। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर तीसरी स्टेप तक आते आते बच्चे आसानी से सीख गए होंगे और खुद करने की कोशिश भी करेंगे। अगर मान लीजिए टीचर पहली स्टेप कर दे, मैं करूं, उसके बाद के बच्चे आसानी से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें शिक्षण केंद्रित शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियों की बात करें तो इसमें आता है आपका प्रयोग प्रदर्शन विधि, एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है, अगर हम इसे जोड़ दें इस विधि में, तो ये विधि कैसी कहलाएगी आपकी? बाल केंद्रित। लेकिन चूंकि हम अध्ययन कर रहे हैं किसका? शिक्षक केंद्रित गतिविधियों का अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है कि ये सब चीजें इसमें शामिल की जाए। इसके अलावा आप देखेंगे अगला है आपका सामूहिक अध्यापन विधि। सामूहिक अध्यापन विधि, टीम टीचिंग मेथड। टीम टीचिंग मेथड का मतलब क्या? मान लीजिए कोई टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, 3 या 4 टीचर इकट्ठे हो गए, उन्होंने लेसन प्लान में अपनी अपनी भूमिकाएं सेट कर ली कि एक बड़ा चैप्टर है, उसमें 3 या 3 टीचर्स की टीम काम करेगी, एक एक सेक्शन को एक टीचर पढ़ा के जाएगा और वो चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसमें भी क्या होगा, एक एक टीचर आएगा, एक पर्टिकुलर चैप्टर का या पर्टिकुलर टॉपिक का एक हिस्सा वो टीचर पढ़ाएगा, चला जाएगा, दूसरा आगे दूसरा पढ़ा जाएगा। इसमें भी क्या होगा, पूरे टाइम टीचर ही एक्टिव रहेंगे, बाकी सब बच्चे एक्टिव नहीं रहेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे एक होता है सेमिनार मेथड, एक होता है सेमिनार मेथड, सेमिनार रिप्रेजेंटेशन। देखा होगा आपने कि बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स पे कभी कभी सेमिनार का आयोजन किया जाता है, सेमिनार के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। हालांकि ये प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम जब ये इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं कि सेमिनार में भी क्या होता है, मंच पे टीचर्स आते हैं, वो किसी टॉपिक पे बोलते हैं और चले जाते हैं। यहाँ पे भी बच्चे ज़्यादा सक्रिय नहीं हो पाते। कुछ समय ऐसा होता है कि किसी टॉपिक के बीच में किसी को प्रश्न पूछने का एक आज़ादी मिल जाती है, लेकिन उसमें भी ज़्यादातर समय टीचर ही एक्टिव रहता है। इसके अलावा आप देखेंगे कुछ विधियां आपकी हैं, इसमें आप देखेंगे निगमन विधि। निगमन विधि देखिएगा, एक विधि होती है आगमन विधि और एक होती है निगमन विधि। आगमन विधि में बेसिकली क्या होता है कि हम बच्चे को एग्जाम्पल्स पहले देते हैं, एग्जाम्पल्स कराते हैं और बाद में बच्चा उनमें से नियमों को ढूंढता है। निगमन विधि में हम बच्चे को नियम पहले बताते हैं और बच्चा उन नियमों के आधार पर सारे प्रश्नों को हल करता है। आगमन विधि में बच्चा ज़्यादा सक्रिय रहता है, कई सारे एग्जाम्पल वो करेगा और कई सारे एग्जाम्पल करने के बाद वो पता लगाएगा कि इन सभी एग्जाम्पल्स में कॉमन क्या है और किसी एक नियम की खोज कर लेता है। ये आगमन विधि की बात है और वहाँ बच्चा सक्रिय रहता है, तो हम उसे प्योरली शिक्षक केंद्रित गतिविधि नहीं कहेंगे। लेकिन निगमन विधि में क्या होता है कि टीचर क्लास में आता है, एक पर्टिकुलर नियम के बारे में वो बताता है और उस नियम पर बच्चों से कहता है ये नियम है, इसमें ये फॉर्मूले का प्रयोग होगा और इन प्रश्नों को आप इस तरह से हल कीजिएगा। तो निगमन विधि में क्या होगा, बेसिकली बच्चे ज़्यादा सक्रिय नहीं रह पाते हैं, इसलिए निगमन विधि को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसमें शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियों में लिख रहा हूँ। तो आपने इस टॉपिक में देखा, इस लेक्चर में आपने देखा कि शिक्षण विधियाँ कितने प्रकार की, पहली शिक्षक केंद्रित गतिविधियाँ, दूसरी बाल केंद्रित गतिविधियाँ। शिक्षक केंद्रित गतिविधियों में उन गतिविधियों को शामिल किया जाता है जहाँ पढ़ाते समय ज़्यादातर समय टीचर एक्टिव रहता है, बच्चे इनएक्टिव रहते हैं। और ऐसी गतिविधियों, ऐसी शिक्षण विधियों में नुकसान ये होता है कि बच्चे सक्रिय नहीं हो पाते, बच्चों की सृजनशीलता अर्थात क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट नहीं हो पाता, करके सीखने के अवसर नहीं मिलते हैं। तो आज की डेट में देखा जाए तो इन शिक्षण विधियों को कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। हम लोग एक शिक्षक के रूप में इन विधियों को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं प्राथमिक स्तर पर। इसके अलावा आपने देखा कुछ एग्जाम्पल्स देखे कि शिक्षक केंद्रित शिक्षण गतिविधियाँ कौन कौन सी है, जिनके नाम पाठ्य पुस्तक विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोग प्रदर्शन विधि, सामूहिक अध्ययन विधि, सेमिनार रिप्रेजेंटेशन और निगमन। इसके अलावा एक दो और विधियाँ भी इसमें आ जाती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ डीएलएड के आप क्वेश्चन आंसर लिख के आएंगे, उसके लिए इतना सब सफिशियंट है। तो आशा करता हूँ लेक्चर आपको समझ में आया होगा और लेक्चर में कुछ और आप चाहते हैं नए तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।